हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा कच्चा माल उपयोग होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो किस कच्चे माल का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स को पता है कि जब भी हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इसके दौरान भोजन का निर्माण होता है और यहाँ पे C6H12O6 का निर्माण होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये CO2 प्लस H2O इनके मिलने से C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस करिए तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 4। किसने प्रिज्म और सफेद प्रकाश और हरे शैवाल क्लेडोफोरा तथा वायवीय जीवाणु प्रयुक्त किए तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को आलेखित किया है। तो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम यहाँ पर प्रिज्म का उपयोग किसने किया है प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग के लिए। तो देखिए, आपने जब स्टार्टिंग में प्रयोग देखे होंगे, स्टार्टिंग के प्रयोग जहाँ पर एंगलर का प्रयोग था, वॉन सेज का प्रयोग था, तो यहाँ आंसर आपका आ जाएगा एंगलमैन। एंगलमैन ने प्रिज्म का उपयोग किया था और एक क्रियात्मक स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। चलिए, प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र सेकंड नाम रखे गए हैं इनकी खोज के क्रम के आधार पर, प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान उनके कार्य करने के क्रम में और थाइलेकोइड झिल्ली में इनकी स्थिति के क्रम के आधार पर और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के क्रम के आधार पर। देखिए, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, इनके नाम किस आधार पर रखे गए हैं, इनकी खोज के आधार पर। तो आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। स्ट्रोमा लेमिली में अभाव होता है। आपको पता होगा स्ट्रोमा लेमिली क्या होती है। स्ट्रोमा और थाइलेकोइड, आपने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी है। तो स्ट्रोमा लेमिली में किसका अभाव होता है, फोटोसिस्टम सेकंड का, फोटोसिस्टम फर्स्ट का और NADP रिडक्टेज एंजाइम का। तो स्ट्रोमा लेमिली के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड और NADP रिडक्टेज ये दोनों ही नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आ जाएगा आपके 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए, तो प्रकाश संश्लेषी रसोपरासरणी मतलब केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी की बात हो रही है। तो इसके दौरान हाइड्रोजन आयन संचित होते हैं। हाइड्रोजन आयन कहाँ संचित होते हैं, इसमें पहला है पीठिका के अंदर, दूसरा है आधात्री के अंदर, तीसरा है अंतरझिल्लीय अवकाशिका के अंदर और थाइलेकोइड अवकाशिका के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी चलती है तो प्रोटॉन्स आयंस को पंप किया जाता है और सारे प्रोटॉन आयन यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कहाँ संचित होते हैं, ये थाइलेकोइड अवकाशिका में संचित होते हैं। थाइलेकोइड की अवकाशिका में, थाइलेकोइड के ल्यूमन में ये इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, आपने पढ़ा भी होगा केमियो-ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसमें आपने 5 टाइप के पंप्स देखे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5। चलिए आगे चलते हैं। C4 पादपों की पत्तियों में, यहाँ पे C4 साइकिल की बात हो रही है। तो C4 पादपों की पत्तियों में CO2 के स्थिरीकरण के दौरान ऑक्सेलो एसिटिक एसिड का निर्माण कौन सी कोशिकाओं में होता है। तो देखिए, C4 पादपों में ऑक्सेलो एसिटिक एसिड का निर्माण कौन सी कोशिकाओं में होगा। पहला ऑप्शन है पूलाच्छद कोशिकाओं में, दूसरा है पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में मतलब लीफ मीजोफिल सेल्स में, तो मीजोफिल सेल्स में, और रक्षक कोशिकाओं में जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और अधिचर्म कोशिकाओं में। तो यहाँ पे आपके आंसर आ जाएगा पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। तो पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में ऑक्सेलो एसिटिक 4 कार्बन वाले ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेंच एनाटॉमी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। C4 साइकिल में पूछा गया है कि CO2 का स्थिरीकरण, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जब फिक्सेशन होता है तो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड कौन सी कोशिकाओं में बनता है, ये आपसे पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C4 पादपों में शर्करा किस में संश्लेषित होती है।
तो शर्करा का संश्लेषण कौन से जगह पे होता है C4 पादपों में? तो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, पूलाच्छद कोशिकाएं और केवल स्पंजी मध्योतक और केवल खंभ ऊतक। तो C4 पादपों में भोजन का निर्माण, यहाँ पे शर्करा का निर्माण पूलाच्छद कोशिकाओं में होता है। ठीक है, किसमें होता है? पूलाच्छद कोशिकाओं में। आगे चलते हैं। C3 पादपों में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बंधित होती है, मतलब यहाँ पर ये फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, प्रकाशीय श्वसन की बात कर रहा है, क्योंकि प्रकाशीय श्वसन की अभिक्रिया में ही ऐसा होता है कि रुबिस्को CO2 से ना जुड़कर ऑक्सीजन से जुड़ना शुरू कर देता है। तो रुबिस्को बाइंड करने लग जाता है ऑक्सीजन से जब CO2 की सांद्रता कम हो जाती है, और इसे ही हम कहते हैं प्रकाशीय श्वसन। तो इसमें RuBP व PGA के 2 अणुओं में परिवर्तित होने की जगह परिवर्तित होता है। तो इसने यहाँ पे पूछा है कि C3 पादपों में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बंधित होगा और एवं RuBP PGA के 2 अणुओं में परिवर्तित होने की जगह परिवर्तित हो जाता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के अणुओं में, फॉस्फोग्लाइकोलेट के एक अणु और फॉस्फोग्लिसरेट के एक अणु में। तो ये बिल्कुल सही है कि जब यहाँ पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है RuBP से तो ये 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, और PGA के 2 अणुओं में परिवर्तित होने की जगह ये आगे जाके बदल जाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु, यहाँ पे ये फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस फॉस्फोग्लिसरेट। इस तरह से ये यहाँ पर एक 3 कार्बन और एक 2 कार्बन में बदल जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी फोटो रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाया भी है, पूरी लाइफ साइकिल बताइए आपको, लाइफ साइकिल नहीं सॉरी, इसकी जो रिएक्शन है वो पूरा आपको बताया है। तो निम्न पादपों में कौन सा CO2 उर्वरीकरण प्रभाव दर्शा सकता है? CO2 उर्वरीकरण प्रभाव ये दर्शाता है टमाटर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है? टमाटर में। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में सीमाकारी कारक का नियम किसने दिया था? तो ये सबको पता है, ब्लैकमैन ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट, केल्विन चक्र के 3 चरण को प्रदर्शित करता है। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन जिसे हम अपचयन कहते हैं, और तीसरा है रीजनरेशन। तो आपके केल्विन साइकिल के 3 फेजेस, केल्विन साइकिल भी आपको पता होनी चाहिए। C3 साइकिल किस तरह से होती है? RuBP और CO2 की रिएक्शन होती है और 6 कार्बन वाला अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, फिर वो ब्रेक हो जाता है, फिर आगे जब है कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर उसके बाद में रीजनरेशन। ठीक है, तो RuBP जो आपके बनते हैं उनका फिर वापस रीजनरेशन होता है। तो पूरी साइकिल ही चलती है और इसमें देखना है कि क्या आएगा। तो ऑक्सीकरण नहीं होता है, पुनरुद्भवन होता है और नाइट्रीकरण भी नहीं होता है। आंसर यहाँ पे आपके आ जाएगा 3rd। ठीक है, नेक्स्ट, C3 और C4 पादपों में समानता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों ही प्रकाश संश्लेषी दक्षता समान है। CO2 स्थिरीकरण के प्रथम उत्पाद कार्बनिक अम्ल होते हैं। दोनों के होने के लिए एक ही कोशिका की आवश्यकता होती है। दोनों सभी पादपों में संभव है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सभी पादपों में होता है, ये पॉसिबल नहीं है। दोनों के होने से एक ही प्रकार की कोशिका की आवश्यकता होती है, दोनों एक ही प्रकार की कोशिका में होता है। C3 C4 ये गलत है। ठीक, CO2 स्थिरीकरण का प्रथम कार्बनिक अम्ल होता है। तो CO2 का जब फिक्सेशन होता है, चाहे C3 प्लांट्स हो चाहे C4 प्लांट्स हो, दोनों में ही जो प्रथम स्थायी कार्बनिक यौगिक बनता है वो कार्बनिक एसिड होता है। ठीक है, तो C3 प्लांट्स में आपको पता है कि क्या बनता है, 3 कार्बन वाला PGA, और C4 प्लांट्स में क्या बनता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो प्रथम स्थायी होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2nd। क्रेंच एनाटॉमी में पूलाच्छद जिसे हम बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, तो बंडल शीथ कोशिकाएं कैसी होती हैं? ये मोटी भित्ति युक्त होती है या अनेक अंतरकोशीय अवकाश तथा थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, बल्कि पूलाच्छद कोशिकाओं में, बंडल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है।
पतली भित्ति वाली होती है, ठीक है, ये भी गलत है। मोटी भित्ति वाली होती है, अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता और क्लोरोप्लास्ट काफी सारा होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है पत्ती भित्ति वाली, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं नहीं होती। बंडल शीट की जो कोशिकाएं होती हैं वह, जिन्हें हम पूलाच्छद कोशिकाएं कहते हैं, तो ये इसी की वजह से तो इसको क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है, क्योंकि मालाकार होती है। तो यहाँ पर ये मोटी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, और इसी के साथ साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश श्वसन में 10 अणु सिराइन बनाने के लिए कितने RUBP की आवश्यकता होगी? तो 10 अणु सिराइन बनाने के लिए कितने RUBP की आवश्यकता होगी? यहाँ पे एक RUBP में 5 कार्बन होते हैं, आपको पता है। तो 20 में कितने होंगे? अगर एक RUBP में 5 है तो 20 RUBP में कितने हो जाएंगे आपके? ठीक है, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 अणु सिराइन बनाने के लिए आपको कितने RUBP की आवश्यकता होगी? आपको 20 RUBP की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सिराइन में कितने कार्बन आते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये आइडिया है तो आप यहाँ पे ये आंसर दे सकते हैं। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया में रसोपरासरणी ATP संश्लेषण के मुख्य पद कौन सा इसमें से विकल्प सही क्रम है? ठीक है, तो यहाँ पे पद दिए गए हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को लेकर। अभिक्रिया में रसोपरासरणी ATP संश्लेषण के मुख्य पद P से लेकर U तक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही क्रम है? यहाँ पे आपको क्रम बताया गया है और इस क्रम के अनुसार आपको जमाना है। पहला दिया हुआ है प्रोटॉन प्रवणता स्थापित, तो पहले ही इसने प्रोटॉन प्रवणता को स्थापित कर दिया। Q लिखा हुआ है प्रोटॉन ATP सिंथेटेज एंजाइम विसरित होता है। R है वाहक द्वारा ऊर्जा का उपयोग प्रोटॉन को झिल्ली के पार कराने में होता है। और S है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से फोटोसिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। T है प्रकाश फोटोसिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करता है। तो पहला काम तो यही होता है कि इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना। ठीक है, जो फोटोसिस्टम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना, ताकि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से जो है एक्साइटेड स्टेज में आए। तो पहला स्टेज तो यही होगा, यहाँ पे T आएगा। फिर उसके बाद में U लिखा हुआ है H+ प्रकाश की ऊर्जा ATP सिंथेटेज ATP बनाने में प्रयुक्त होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना, फोटोसिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना। फिर ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकंड के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से गुजरते हैं। फिर इसके बाद में आएगा वाहक द्वारा ऊर्जा का उपयोग प्रोटॉन के झिल्ली के पार कराने में। अब हम यहाँ पे वाहक द्वारा, जो कैरियर होगा उसके द्वारा ऊर्जा का उपयोग प्रोटॉन को झिल्ली के बाहर पंप करवाने में करवाएंगे, तो यहाँ पे तीसरा। फिर इसके बाद में अब आपके क्या आ जाएगा? R के बाद में आप देखिए प्रोटॉन प्रवणता, इसके बाद प्रोटॉन प्रवणता स्थापित होगी, तो ये 4। प्रोटॉन प्रवणता स्थापित होने के बाद में अब प्रोटॉन ATP सिंथेटेज विसरित होंगे और अब सबसे लास्ट में आ जाएगा आपके प्रोटॉन प्रवाह की ऊर्जा सिंथेटेज एंजाइम बनाने में प्रयुक्त होती है। तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा 6। अब आप मैच कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला P लिखा हुआ है इसलिए गलत है, यहाँ पे S लिखा हुआ है इसलिए ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे TSRPQU और यहाँ पे TSRU सबसे पहले आ गया, तो यहाँ पे U सबसे बाद में, इसलिए ये सही दिया है। तो इस तरह से आपको थ्योरी दी गई है आपके NCERT में, उस थ्योरी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। थ्योरी को आप जाके देखेंगे तो 1 by 1 क्या क्या हुआ है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्वसन के समय भोजन को उपयोग करने का सही क्रम क्या होगा? पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद में वसा, फिर सबसे लास्ट में आएगा प्रोटीन का ऑक्सीडेशन। श्वसन के निम्न जैव रासायनिक सूत्र को पूर्ण कीजिए। C6H12O6 और C6O2। तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे आ जाएगा CO2 और H2O6, पेन में चेंज कर लेती हूँ, 6CO2
प्लस 6H2O और ऊर्जा निकलती है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर CO2 और H2O मिलते हैं तो C6H12O6 बनाते हैं, और C6H12O6 का विखंडन होता है तो CO2 प्लस H2O बनता है। तो आंसर आपके आ जाएगा यहाँ पे 4th। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है? केवल यूकेरियोट्स में, केवल प्रोकैरियोट्स में, केवल तंत्रिका में, सभी जीवित कोशिकाओं में ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्रेब चक्र के 5 कार्बन वाले पदार्थ को पहचानिए। फिमेरिक, साइट्रिक, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सबको पता है कि अल्फा कीटोग्लूटारिक कैसा है? 5 कार्बन वाला है। चलिए, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है, ठीक। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इज ओके बाय सचिन, सहवाग, फेकू, मोंगिया, ओया। तो वहां पे आपको कार्बन के नंबर भी बता रखे हैं, किसमें कितने नंबर हैं। तो 5 कार्बन का ये एक ही है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। उसके बाद तो या तो 6 कार्बन है या फिर 4 कार्बन है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स किसे परिवर्तित करने में उपयोग आता है? तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पाइरुवेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से पाइरुवेट, पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक एसिड और पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी बन चुका है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग TPP, थाइमिन, पायरोफॉस्फेट, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी चीजें आती है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम A बनाने में इसे हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इसमें काम आता है, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स में भी कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से कोफैक्टर है, कौन सा विटामिन है, वो आपको याद होना जरूरी है। चलिए, तो 5 कंपोनेंट आते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। आगे चलते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान एटीपी कितने अणुओं की प्राप्ति होती है? 38 एटीपी, या तो 36 या 38 एटीपी बनते हैं। डिपेंड करता है शटल कौन सा है, मैलेट एस्पार्टेट शटल है या फिर आपका जिसे हम कहते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल, और एक आपका दूसरा जो शटल है ग्लिसरॉल फास्फेट शटल। तो दोनों में से कौन सा शटल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कितने NADPH अणु क्रेब चक्र में एक एकल एसिटाइल कोएंजाइम A से मुक्त होते हैं? तो यहाँ पे पूछा गया है कितने NADPH2 मुक्त होते हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम A से। तो इसमें आ जाएगा 3rd। 3 NADH2 मुक्त होते हैं और 3 NADH2, एक FADH2 और एक GTP। ये याद कर लेना है, ठीक है। तो 1 से इतने, तो 2 से कितने हो जाएंगे? जस्ट डबल। कितनी एल्कोहल सांद्रता पर स्टिक जहरीली होती है? 13%। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। सिट्रिक अम्ल का कौन सा मध्यवर्ती पोरफायरिन यौगिकों में निर्माण में लिप्त होता है? तो सिट्रिक अम्ल का कौन सा मध्यवर्ती पोरफायरिन यौगिकों के निर्माण में? तो पोरफायरिन किस में होता है? सक्सिनिक कोएंजाइम A में, सिट्रेट में होता है, या मैलेट में होता है, या सिस एकोनिटेट में होता है? तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A के पास में होता है पोरफायरिन। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रोटीन का उपयोग तो साज गुणांक होगा। देखिए, प्रोटीन की जो RQ वैल्यू होती है वो आई थिंक 0.8 से लेकर 0.9 तक आती है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 0 और अनंत। तो आंसर ये तो नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है। तो आंसर आपका आ जाएगा ये। अंकुरित हो रहे बीज में तो लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के क्रमशः निष्कासन, पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। सेकंड लिखा है लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है मांसपेशियों में। और नेक्स्ट लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक किए गए इलेक्ट्रॉन का आणविक ऑक्सीजन का स्थानांतरण माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे होता है। चौथा लिखा है पाइरुविक अम्ल बनाने के लिए फ्रक्टोज का आंशिक ऑक्सीकरण ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सेकंड ऑप्शन जो है इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, मांसपेशियों में ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिए।
ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार की एनारोबिक रिएक्शन है। ठीक, यहाँ पे अवयवी श्वसन के मार्ग को बताया गया है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3-PGA बन रहा है, 3-PGA से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-PGAL यहाँ पे बन रहा है। फिर उसके बाद में पैप बन रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, और फिर उसके बाद पायरुविक, और फिर लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल। तो यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं, पद 1, पद 2 और पद 3, इनके बारे में बताना है। तो NADPH का संश्लेषण होता है कौन से पद में? NADPH का संश्लेषण होता है यहाँ पे इस वाले पद में, इस वाले पद में NADH2 का संश्लेषण होगा, और पद 2 में और 3 में NADH2 का उपयोग होगा। तो यहाँ पे 2 वाले में और 3 वाले में NADH2 का उपयोग होगा, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर सेकंड। ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। क्रियाधार स्तरीय फास्फोरिलीकरण होता है, मतलब सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन के बारे में लिखा हुआ है। असत्य कथन बताना है। एटीपी का उपयोग होता है, एटीपी का निर्माण होता है, अंतिम उत्पाद CO2 पायरुविक अम्ल होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में बताना है कि अंतिम उत्पाद CO2 और पायरुविक अम्ल होता है, तो पायरुविक एसिड होता है, लेकिन यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है जो कि गलत है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र का प्रारंभ किससे होता है? तो TCA का प्रारंभ होता है, इसमें पहले लिखा हुआ है पायरुविक अम्ल से, एसिटाइल समूह से, ग्लूकोज से और एसिटाइल समूह से। तो देखिए पायरुविक अम्ल जहां लिखा है वो गलत है, ग्लूकोज लिखा है ये भी गलत है, तो एसिटाइल समूह इन दोनों में से कोई एक आएगा। ऑक्जेलो एसिटिक और फिर इधर लिखा हुआ है सक्सिनिक एसिड, ठीक है ना, और तथा सी के संघनन से होता है और डी का निर्माण होता है। तो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड के संघनन से होता है, और यहाँ सी के जल के संघनन से होता है, और सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इनमें से देखिए ये सेकंड सही है, सेकंड यहाँ पे सही है ये आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एंजाइम से ढीले जुड़े हुए विटामिन क्या होते हैं? देखिए क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम से ढीले ढाले से जुड़े हुए विटामिन को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम्स, इन्हें हम कहते हैं कोएंजाइम्स। कौन सा एंजाइम बिना प्रोटीन का होता है? जाइमेज, यूरिएज, रुबिस्को और राइबोजाइम। तो राइबोजाइम को छोड़कर बाकी सारे प्रोटीन वाले एंजाइम हैं, और राइबोजाइम यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का एंजाइम है। नेक्स्ट आप 33 क्वेश्चंस को देखेंगे। एंजाइम जो 2 क्रियाकारों के बीच में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य समूहों के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसा एंजाइम जो कि क्रियाधारों के बीच में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के अलावा अन्य समूह का स्थानांतरण कर रहा है, मतलब समूह का स्थानांतरण कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज, आइसोमरेज और हाइड्रोलाइजेज और ट्रांसफरेज। तो इसे हम कहेंगे ट्रांसफरेज। नाम से भी समझ में आ रहा है कि किसी ग्रुप का यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे ट्रांसफरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइमों में संबंधित नीचे दिए जा रहे कथनों में से 3 कथन सही है और 1 गलत है, तो बताइए गलत कथन कौन सा है? उच्च तापमान एंजाइम विकृत हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उच्च तापमान पर एंजाइम विकृत हो जाते हैं। सेकंड है एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, ये भी सही है। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं परंतु कुछ लिपिड्स होते हैं, ये गलत है। कोई एंजाइम लिपिड नहीं होता, मैक्सिमम एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। इनमें से कुछ न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, जैसे कि आरएनए से बना हुआ है राइबोजाइम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आप देख रहे हो कि ये एक प्रकार का सबस्ट्रेट है, क्रियाधार है, और ये एंजाइम से बाइंड हो रहा है, एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड हो रहा है, और यहाँ पर ये क्रियाधार है और ये संदमक है। संदमक है और क्रियाधार है, और वो एंजाइम का सक्रिय स्थल है। तो दोनों में कंपटीशन चल रहा है, तो दिख ही रहा है। ये प्रतिस्पर्धी है, यहाँ पे अप्रतिस्पर्धी लिखा हुआ है, यहाँ प्रतिस्पर्धी, यहाँ पे प्रतिस्पर्धी। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक प्रकार की कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रकार की है। और
क्रियाधार यहाँ पे क्या है, संदमक क्या है, तो क्रियाधार यहाँ पे सक्सीनेट है और संदमक यहाँ पे मेलोनेट है, मेलोनेट। ठीक, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, जिसमें सक्सीनेट क्रियाधार है और मेलोनेट संदमक की तरह कार्य करता है। निम्नलिखित में से किस प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है? मोल का आधी पत्ती का प्रयोग, बेलजार का प्रयोग, थीसिल का कीप का प्रयोग और शबलित पत्ती का प्रयोग। तो पहला जो प्रयोग हमने किया था मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, जो कि यही बताता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की कितनी आवश्यकता होती है, तो ये आंसर आपका सही है। पर्णहरित की आधारीय संरचना में निम्न पाया जाता है। पर्णहरित की आधारीय संरचना में क्या पाया जाता है? साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन, पोरफायरिन और प्लास्टोसाइनिन। तो इसमें से आपको बताना है पोरफायरिन पाया जाएगा आधारीय संरचना में। एक CO2 के स्थिरीकरण के लिए आवश्यकता होती है 6 NADH2 की और 3 ATP की, 2 NADH2 और 3 ATP की, 4 NADH2 और 3 ATP और 5 NADH2 और 5 ATP की। तो एक CO2 के फिक्सेशन में, जो कि हमने क्रैब साइकिल के अंदर देखा है, केल्विन साइकिल के अंदर देखा है, C3 साइकिल के अंदर, तो एक CO2 के फिक्सेशन के लिए हमें 2 NADH2 और 3 ATP की आवश्यकता होती है। केम पादप में CO2 के 3 अणुओं के स्थिरीकरण के लिए NADH2 अणु तथा C4 पादप में कितने NADH2 की आवश्यकता होगी? तो दोनों में 6 की आवश्यकता होगी। आपको टेबल भी दी गई है, तो टेबल आप देखिए तो उससे आपको पता लग जाएगा। कौन सा कथन गलत है? C3 पादप उच्च ताप के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उच्च प्रकाश संश्लेषण दर दर्शाते हैं, जबकि C4 पादप निम्न अनुकूल ताप युक्त होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है C4 पादप निम्न अनुकूलम ताप युक्त होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तो सही होंगे। सही, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दे रखा है, इसलिए हमने यही आंसर लगाया है। नेक्स्ट, जल का विघटन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, एटीपी का उपयोग, एटीपी और NADPH का निर्माण और ऑक्सीजन का मुक्त होना उपरोक्त क्रम में से कौन से प्रकाश संश्लेषण चरण में सम्मिलित नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के फोटोकेमिकल चरण में सम्मिलित नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और इसमें नेक्स्ट है आपके एटीपी का उपयोग, एटीपी का उपयोग, ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के चरण में नहीं है। एटीपी का उपयोग यहाँ पे नहीं होता है और न ही कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है, करती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एटीपी। निम्न में से कौन सा ग्लाइकोलाइसिस का ऊर्जा देने वाला पद है? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और बाई PGA, मतलब यहाँ पे बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से PGA, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊर्जा बनती है, यहाँ पे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये 3 बाई PGA मतलब ये 1,3 बाई PGA है, ठीक है। तो ये 1,3 बाई PGA है, इसका मतलब कि ये 3 कार्बन है और यहाँ पर भी फॉस्फोरस लगा है, यहाँ पर भी फॉस्फोरस लगा है और इससे बन जाता है 3 PGA। ये 3 PGA, इसके पास एक फॉस्फोरस रहता है, एक फॉस्फोरस एटीपी के रूप में निकल जाता है और ये ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इससे ऊर्जा निकल रही है। बाकी लिखा हुआ है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे फॉस्फेट लग रहा है, इसमें नहीं होगा। यहाँ पे ऊर्जा बन रही है, यहाँ पे 1,6 बिस फॉस्फेट और यहाँ पे PGL बन रहा है, तो ये यहाँ पे टूट रहा है। फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। अमीनो अम्लों का श्वसनीय पाथवे में प्रवेश करने से पहले होता है फॉस्फोराइलेशन, जल अपघटन और कार्बोक्सिलेशन और अमीनीकरण। तो जब अमीनो एसिड श्वसनीय पाथवे में प्रवेश करते हैं, इससे पहले उनका डीएमिनेशन होता है, जिसे हम कहते हैं अमीनीकरण। यहाँ पे आपको ABC प्रक्रम दिए गए हैं, इनके अनुसार सही कथन का चयन कीजिए। EMP पाथवे, योजक क्रिया और क्रेब साइकिल के बारे में दिया हुआ है। EMP पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, और ये गलत है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा CO2 निष्कासित होती है और कोशिका द्रव्य में होता है। वायवीय व अवायवीय दोनों में पाया जाता है EMP पाथवे, ये सही है। योजक क्रिया एसिटाइल कोएंजाइम में तो पाइरुविक अम्ल NADH तथा एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है। और क्रैब साइकिल, जिसमें A ग्लूकोज के SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन
द्वारा 2 जीटीपी बनते हैं। तो ये यहाँ पे जो 4th वाला है ये बिल्कुल सही मैच किया गया है, ठीक है, क्योंकि इस वाली मैचिंग से ही आंसर बन गया, तो फिर आगे देखने का कोई जरूरत नहीं है। अगेन आपको ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है, मैच आपको करना है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये इसको इससे, तो ठीक है मैच करते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट साइटोक्रोम, अच्छा यहाँ पे ए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या आएगा, तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आ जाएगा आपके एफएमएन, ये एफएमएन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में पाया जाता है। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स सेकंड में आ जाएगा आपके साइटोक्रोम बी एंड सी, साइटोक्रोम बी एंड सी 1, ये आपके कॉम्प्लेक्स सेकंड में आता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में आपके क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सी में आपके सी में, कॉम्प्लेक्स सी में आपके आएगा सेकंड, नहीं कॉम्प्लेक्स बी में आएगा आपके थर्ड, कॉम्प्लेक्स बी में आएगा आपके थर्ड एफएडी, एफएडी आएगा कॉम्प्लेक्स बी में आएगा एफएडी। दोबारा से मैच करते हैं, चलिए, तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आता है एफएमएन, फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड है तो कॉम्प्लेक्स सेकंड में आता है आपके एफएडी, कॉम्प्लेक्स थर्ड में आता है आपके साइटोक्रोम बीएनसी, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में आ जाएगा आपके ए और ए3। तो ये फाइनल मैच है, इसमें देख लीजिए ए में फोर्थ कहाँ पे आ रहा है, कि यहाँ पे आ रहा है, कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बी में सेकंड, यहाँ पे बी में सेकंड आ रहा है, यहाँ पे बी में थर्ड आ रहा है, हमारा बी में आया है थर्ड, तो आंसर होगा आपका सेकंड। 2 पाइरुवेट अणुओं के पूर्ण ऑक्सीकरण के समय क्रमशः कितने ऑक्सीकरण, कितने वीक कार्बोक्सिलेशन और कितना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, तो 2 बार सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन होता है, वो हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन आप देख लीजिए कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, तो आपका आंसर यही होगा। यहाँ ग्राफ दिया गया है, निम्न में से कौन सा ग्राफ पाइरुविक एंजाइम अभिक्रिया के वेग पर पीएच का प्रभाव दर्शाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ग्राफ है जो कि एंजाइम की अभिक्रिया पर पीएच का प्रभाव दर्शा रहा है, तो देखिए इसमें यहाँ पर ये वाला अभिक्रिया का वेग है और ये पीएच है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। और इस ग्राफ में आप देखिए यही दिखाया गया है कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, और यहाँ पे यही सही आंसर है। तो एंजाइम की अभिक्रिया के वेग पर पीएच का प्रभाव, ये बिल्कुल सही है थर्ड। निम्न कथनों में से कौन सा सही कथन है, लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, सही है। सभी एंजाइम न्यूक्लिक अम्लों से बने हुए नहीं होते, ये भी सही है। एक एंजाइम अभिक्रिया में प्रतियोगी संदमक केम के मान को कम कर देता है, ये बिल्कुल गलत है। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो ये आपके 49 क्वेश्चंस थे, एंजाइम से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं क्योंकि आपका जो एंजाइम वाला पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम में से एक क्वेश्चन हर साल बनता ही है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस, और अब इसके बाद में हम हो सकेगा तो और भी फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।